नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सभी का स्वागत है। क्या 2022 का चुनाव है, ऐसे में आप चुनाव के लिए दाखिल किए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले जब से मैं पार्टी से जुड़ा हूं, संगठन में लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं और पार्टी की नीतियों को जनता के बीच रख रहे हैं और जनता पार्टी की नीतियों को बखूबी कबूल कर रही है। उनका कहना है कि हम विगत जब से यहाँ 89 के बाद से कांग्रेस का शासन खत्म हुआ है, हमको सिर्फ राजनीतिक पार्टियों द्वारा छला जा रहा है। विकास के नाम पर यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो हमारे यहाँ के मौजूदा विधायक जो हैं वो जिम्मेदार है। इसलिए कि यहाँ हमेशा से आजादी के बाद से बुनकर नुमाइंदा जीत के मऊ से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वो जाता है और 89 के बाद से राजनीति ऐसी करवट लेती है कि वहां बनकरों के बजाय अल्पसंख्यक शब्द राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक शब्द गढ़ा जाता है जिसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। जब तक 89 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस द्वारा हमेशा बुनकर नुमाइंदों के लिए असेंबली में कम से कम 15 सीटें अलॉट थी और बुनकर नुमाइंदे वहां असेंबली में जीत के जाते थे और बुनकरों की आवाज को बुलंद करते थे और बुनकर मसाइल वहां से हल होते थे। उसकी ताजा मिसाल एक मैं दे रहा हूं। जब यहाँ असेंबली का पहला चुनाव हुआ 52 में, तो यहां से सबसे पहले राष्ट्रपति अवार्ड द्वारा सम्मानित स्वर्गीय मौलाना हबीबुर रहमान साहब आजमी, जो इसी धरती के हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया और बगैर प्रचार किए हुए कांग्रेस की नीतियों का जनता में प्रचार हुआ और वो बगैर प्रचार किए हुए मऊ की विधानसभा में बुनकरों की उन्होंने नुमाइंदगी की, पहला इलेक्शन। अच्छा, देश में जो राजनीति का प्रचलन है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? भाई, आज देश की राजनीति कहां जा रही है, इस पर हमें चर्चा करने की बहुत जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में हमारी बहन और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो उस नारे के माध्यम से उन्होंने एक प्रयास किया है कि हम देश में और प्रदेश में जातिगत और धार्मिक भावनाओं को इससे खत्म कर सकते हैं। इससे अदर पार्टी के, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा, काफी चिंतित हैं, इसलिए कि ये सारे लोग जाति या धर्म आधारित राजनीति करते हैं और उसको खत्म करने के लिए ये एक रामबाण साबित हो सकता है। अच्छा, अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो आप कैसे करें? भाई, हमें बदलाव अगर हमें जनता मौका देती है तो सबसे पहले मैं इस क्षेत्र में एक जो 89 के बाद हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बहुत आघात पहुंचा है, सबसे पहले मैं उसको जोड़ने की कोशिश करूंगा और इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करूंगा। अच्छा, हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या कहेंगे इसको? भाई, कहने के लिए तो सारे लोग लोकतांत्रिक हैं, लेकिन जब आप उनकी नीतियों में जाएंगे तो आपको लगेगा कि यह कहीं धर्म की लड़ाई हो रही है, कहीं जात की लड़ाई हो रही है, कहीं किसी चीज की लड़ाई हो रही है। तो कहने के लिए तो सब लोकतांत्रिक है, लेकिन अगर जमीन पर उनका काम देखा जाए तो सब धर्म और जात और मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं। अगर कहीं लोकतंत्र बचा हुआ है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर बचा हुआ है और लोकतंत्र जिंदा अगर रखा जा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी को इख्तियार में लाकर लोकतंत्र को जिंदा रखा जा सकता है। अच्छा, हम लाख दावे कर लें कि चुनाव को जो है स्थानीय मुद्दे को लेकर के लड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी टाइम को लेकर के भावनात्मक तरीके से उसको लड़ते हैं। क्या इसमें दोषी किसको मानते हैं? भाई, दोषी तो मैं इसमें मीडिया के साथ साथ जनता को भी मानता हूं, इसलिए कि
आज हम देख रहे हैं हमारी भावनात्मक मीडिया कहाँ से है? नहीं, मीडिया ऐसा है कि उस भावनात्मक मुद्दों को काफी बल देता है, उसको उभारता है। अगर उस मुद्दे को मीडिया न दिखाए, जैसे आज पूरे देश में एक भावनात्मक मुद्दा चल रहा है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है? मीडिया ही के द्वारा तो चलाया जा रहा है। क्या युवाओं को नेतृत्व देना बिल्कुल राजनीति बदलने के लिए बिल्कुल नहीं। कहते हैं ना कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो युवाओं को तो नेतृत्व देना पड़ेगा, और युवा ही इस देश की तकदीर है और इस देश की तकदीर को बदल सकते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से युवाओं को वर्गलाया जा रहा है, उनके जहन को एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, उनके जहन को खराब किया जा रहा है। आज इस समय सारे धार्मिक या जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को आगे आना चाहिए, इस देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, न कि जात धर्म और राजनीतिक पार्टियों को प्रचार करने के लिए। आज सबसे बड़ी लड़ाई देश को बचाने की है। देश रहेगा तो हम रहेंगे। अच्छा, मऊ देखा जा रहा है बुनकरों का शहर है मऊ। मऊ में कोई ऐसा नेता नहीं आया है जो अभी तक जनता की जिस तरीके से बुनकर परेशान है उसको लेकर के क्या कहें, क्योंकि बुनकर अब चाह रहा है कोई ऐसा नेता जो बुनकरों की लड़ाई लड़ सके। कल्पनाथ राय के बाद ऐसा कुछ विकास नहीं हो पाया, क्या कहेंगे उसको? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, और कल्पनाथ राय के साथ साथ मैं दो नाम जोड़ूंगा। मैं मौलाना अब्दुल लतीफ साहब नोमानी, मौलाना हबीबुर रहमान साहब नोमानी जब यहाँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और मौलाना अब्दुल लतीफ साहब नोमानी जब यहाँ विधायक थे, तो सबसे पहले उन्होंने बुनकरों के लिए बुनकर कॉलोनी बनाई, ताकि वहां बुनकर सुरक्षित हो और बुनकरों की एक पहचान बने। उसके बाद उनके बेटे मौलाना हबीबुर रहमान साहब नोमानी ने बाकायदा इस बुनकरों की फलाह बहबूदी के लिए यहाँ से, जब वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुए, तो उन्होंने एक बस रात में चलवाई, ताकि बुनकरों के माल के आवागमन के लिए एक सुविधा बने। और उन्होंने मऊ और बुनकरों की सुरक्षा के लिए बद्धा जो बना हुआ है, सारे बद्धे को मौलाना हबीबुर रहमान साहब नोमानी, अगर कल्पनाथ राय ने बड़ा काम किया है तो उससे बड़ा काम हमारे मौलाना हबीबुर रहमान साहब नोमानी और मौलाना अब्दुल लतीफ साहब नोमानी और कल्पनाथ राय, इन तीनों को अगर हम निकाल दे तो मऊ में कहीं विकास बचता हो तो हमको बताइए। इसलिए कि 32 सालों में हमारी सरकार नहीं है, तो आप बताइए कि इन लोगों ने क्या किया। एक पुलिया और एक पुल का उद्घाटन करने में यहाँ दो सरकारें बदल जाती है, और कहता है कि हमने किया, वो कहता है कि हमने किया। हम माने किसको? उद्घाटन तो वही करता है जिसकी सरकार आती है, शिलान्यास वही करता है। 1996 से लेके अभी तक 2022 तक, आने वाला 2022 तक मुख्तार अंसारी मऊ सदर से विधायक रहते हैं, लेकिन कोई विकास नजर नहीं आता, ऐसा जनता कहती है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? अगर आपको टिकट मिलता है, किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे वोट लेने के लिए, और क्या करेंगे जनता के लिए कि जनता आपको वोट दे? भाई, ये बहुत अहम प्रश्न है, और इसमें सबसे पहले भाई जो चीजें जनता के बीच में समझाई गई हैं, उनको मोटिवेट किया गया है कि आप हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगी। और इसी भावनात्मक मुद्दे, इस यहाँ जनता को न अपनी तालीम से मतलब है, न अपनी शिक्षा से मतलब है, न अपने रोजगार से मतलब है, न अपने जिसे आपके विकास से रोजगार से मतलब है। उनको सिर्फ एक मुद्दा पकड़ा दिया गया, भावनात्मक मुद्दा, इनको जिता दीजिए नहीं तो बीजेपी जीत जाएगी। और आज यही करते करते पूरे भारत में बीजेपी का राज हो गया। अच्छा, सामाजिक या राजनीतिक परिवेश को प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ाने में आईपा की जो कोशिश कर रही है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? भाई, आईपा के तहत मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई इस तरीके के प्रोग्राम जिस तरीके से आईपा कर रही है, उसी तरीके का प्रोग्राम अगर हिंदुस्तान के सारे न्यूज चैनल करने लगे तो आने वाले समय में एक बदलाव दिखेगा जो हिंदुस्तान की प्रगति में एक अहम रोल अदा करेगा। अच्छा, आईपा के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे, कोई मार्गदर्शन? भाई, हमारा मार्गदर्शन यही है कि जिस तरीके से आप हमसे पूछ रहे हैं, इसी तरीके समाज के विभिन्न वर्गों में आप जाएं और पूछें और उनसे राय लें
और उनकी क्या राय आती है उसी को आगे बढ़ाएं, यही मार्गदर्शन होगा। और क्या। धन्यवाद। ये हमारे साथ थे रफी साहब, जो कि मऊ सदर विधानसभा से चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने मांग भी किया है टिकट के लिए। आइपा के लिए मऊ से आसिफ रिजवी।